राइट, तो आज आपकी क्लास है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल, है ना। तो डाउट्स में भी काफी हमने डिस्कस की कई चीजें। तो हमेशा क्वेश्चन डिस्कस नहीं होंगे, आपके क्वेश्चंस भी डाउट क्लास में डिस्कस होंगे, है ना। तो जो भी आप क्वेश्चन भेजते हो यू कीप ऑन सेंडिंग। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने आपको ग्रुप में भेज दिया है तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है ना। आप आपस में डिस्कशन करते रहो, क्योंकि मेरी और भी क्लासेस होती है ना। कोई इंस्टेंटली मैं आंसर किसी भी चीज को दे दूंगा, इट्स नॉट नेसेसरी। वही बात है, जो भी आपकी डाउट्स क्लास होगी उस तक वो क्वेश्चन आपको एड्रेस होगा जरूर, है ना। डाउट्स टू डाउट क्लास तक आपका क्वेश्चन एड्रेस हो। इंस्टेंटली किसी चीज का ऐसा नहीं आंसर होने वाला है ना, क्योंकि वो फिर मेरी क्लासेस होती है और भी एंगेजमेंट होती है। तो हमेशा एक्चुअली हम व्हाट्सएप पे नहीं रहते, है ना। वो ग्रुप मैंने बनाया है कि म्यूचुअल डिस्कशन, और मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो मुझे प्रॉब्लम जैसे समझ में आएगी आपको, तो कॉमन मैं सबको बता, अगर वो कॉमन प्रॉब्लम होगी that I will communicate to keep on sending doubts, keep on discussing among yourself, है ना। उससे काफी बेनिफिट मिलेगा और लास्ट में जाके आई विल क्लैरिफाई ऑल डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं। तो जस्ट अभी हमने वेक्टर चैप्टर जो स्टार्ट किया है ना, कि काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर में हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात की। व्हाट इज द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। तो आज हम वेक्टर अलजेब्रा में आगे पढ़ेंगे। We will study the vector multiplication. ये आज का जो टॉपिक है that is your vector multiplication, है ना। कि यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे we start with the vector multiplication, है ना। क्योंकि वेक्टर में डिवीजन नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है आपको पता ही है कि डायरेक्शन और डायरेक्शन को डिवाइड करने से कुछ भी नहीं होता है ना। कि अगर कोई डायरेक्शन नॉट है उससे अगर हम साउथ को डिवाइड करेंगे तो मीनिंगलेस है, वो पॉसिबल नहीं है। वेक्टर में सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट। तो हम यहाँ पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, है ना। कि वेक्टर के केस में हम पढ़ते हैं बेसिकली आपका मल्टीप्लिकेशन। ये हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में तो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो माइक ऑन होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट माइक को म्यूट ही रख के आप उस थ्योरी को पढ़ लो, फिर जब बाद में जब डिस्कशन आएगा तो आई मे अनम्यूट द माइक, है ना। यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेशन। देखो वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन जब भी हम करेंगे ना, तो एक तो मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर एंड वेक्टर का, कि हम किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल सा कि स्केलर इज राइट मल्टीप्लाई विथ वेक्टर, मल्टीप्लाई विथ वेक्टर। ये एक अलग चीज है कि एक स्केलर को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपके वेक्टर से। तो आपको है कि जब भी किसी स्केलर को आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर ही होगा, है ना। और वही स्केलर टाइम्स ऑफ वेक्टर हो जाएगा। सिंपल सा बोलेंगे when scalar is multiplied with a vector then result is right scalar times of vector, scalar times of vector। इसका जो रिजल्ट होगा वो स्केलर टाइम्स ऑफ वेक्टर होगा। कि भाई जो भी वेक्टर है रहेगा तो वेक्टर ही, बस स्केलर का मैग्नीट्यूड उसमें क्या हो जाएगा, कि आपका मल्टीप्लाई। लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि कहीं पे कोई फोर्स है ना, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो आपको पता है ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, इससे आपने मास मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। मास स्केलर है, तो जो मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट वेक्टर ही तो आता है, ना। क्योंकि एक्सेलरेशन अगर वेक्टर है तो रिजल्ट हमेशा इसका क्या होता है, जैसे कि आपका वेक्टर होता है, बस उसमें मास वाला टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्कशन यहाँ पे है वो इसका नहीं है कि हम एक स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करें। स्केलर और वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर रहेगा और वो स्केलर टाइम ऑफ वेक्टर आ जाएगा, हाँ। तो लेकिन आपका जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। भाई सिंपल सा हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। कि वी कैन टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो प्रॉब्लम ये ना कि जैसे स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे वेक्टर आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कभी स्केलर भी आ जाएगा और कभी जो आएगा वो वेक्टर भी आ जाएगा। कभी जो रिजल्ट जो होगा वो स्केलर आ जाएगा, कभी जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कि आपको वेक्टर आएगा। लाइक
इफ आई मल्टीप्लाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, भाई फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई करके वर्क है ना, तो फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वर्कर है, वेक्टर है, लेकिन जो आपका वर्क है वो कौन सी क्वांटिटी है उसकी आपकी स्केलर, यहां से वर्क जो आ गया वो आपका स्केलर है ना। नहीं कहीं पे भी अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं आर क्रॉस एफ, कि भाई पोजीशन वेक्टर और फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, या आर इसमें क्या है जैसे कि आपका पोजीशन वेक्टर और एफ क्या है जैसे कि आपका फोर्स, तो इसके रिजल्ट में जो चीज आती है वो टॉर्क होती है, इसी टर्म को क्या होता है जैसे कि आपका टॉर्क है ना। टॉर्क होता है, पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर भी एक वेक्टर है, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके कभी क्वांटिटी स्केलर आ जाएगी और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके कभी क्वांटिटी वेक्टर आएगी। टॉर्क जो होता है इट्स ए काइंड ऑफ एक्सियल वेक्टर, किसी को हम क्या होता है जैसे आपका एक्सियल वेक्टर आ जाएगा। तो इसी के बेसिस पे कि भाई आपका रिजल्ट क्या है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की दो कैटेगरी, अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट स्केलर आ जाए तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है दिस इज नोन एज ए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है ना। भाई जो हम सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे वो यहाँ पे डॉट यूज करेंगे कि भाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा कि आपके स्केलर है, और जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी वेक्टर आ रही है तो इस चीज को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, सिंबल क्रॉस यूज। so this type of product is known as a vector product है ना, या इसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपका और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो ये दो कैटेगरी आ गई, जब भी हम वेक्टर को स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एकदम अलग चीज, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट अगर स्केलर आ जाएगा तो वी कॉल इट एज अ डॉट प्रोडक्ट, और रिजल्ट अगर वेक्टर ही आ जाए तो इसको हम बोलते हैं जैसे कि आपका क्रॉस। तो दो अलग अलग कैटेगरी के बारे में हमेशा फिजिक्स में ऐसा होगा कि दो अलग अलग कैटेगरी का क्या आएगा जैसे कि आपका रिजल्ट है, और उसके अकॉर्डिंग डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या होंगे जैसे कि आपके वेरी करेंगे है ना। तो आप पाइएगा तो यहाँ पे फोर्स इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, लेकिन जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क की इनफैक्ट कोई डायरेक्शन नहीं, वर्क एनर्जी हीट ये सारी जो क्वांटिटी होती है कौन सी क्वांटिटी होती है जैसे कि आपकी स्केल है ना, वर्क जो है वो क्वांटिटी कौन सी है जैसे कि आपकी स्केल है, वही बात है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज किया और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। वन बाय वन आपको देखें अगर तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ जो पढ़ेंगे चीज, वी स्टडी द डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आप पढ़ते हो वी स्टडी द डॉट प्रोडक्ट है ना, इसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपका स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है ना। तो सिंपल सा हम बोलते हैं कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट स्केलर आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज स्केलर, प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट होगा वो कैसा हो जाएगा जैसे आपका स्केलर हो जाएगा, कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या हो जाएगा जैसे आपके स्केलर। और हम ये जानते हैं कि सपोज आपका ये कोई ए वेक्टर है ना, और ये कोई दूसरा वेक्टर आपका बी वेक्टर है ना, कि दो वेक्टर हैं, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर। अब जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो सपोज इसके बीच में एंगल थीटा है, दो वेक्टर के ए और बी हैं, इसके बीच का अगर एंगल थीटा है तो हम जानते हैं इन दोनों का जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, इफ यू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, तो ये आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू आपका आ जाएगा कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, और थीटा जो होगा उन दोनों वेक्टर के बीच का क्या हो जाएगा आपका एंगल, मतलब दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है इट डिपेंड्स ऑन दिस एंगल है ना, किस एंगल के ऊपर ये क्या होगा कि आपका डिपेंड करेगा। आपको पता है किसी केस में अगर थीटा 0 हो जाए है ना, तो जो a डॉट b की वैल्यू होगी सिंपल a इंटू बी हो जाएगी है ना, वही मैग्नीट्यूड को मैं a और b से लिख दे रहा हूँ है ना। और सिंपल किसी केस में अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो जो आपका a डॉट b होगा है ना, ये आपका हो जाएगा माइनस ए बी। और किसी केस में अगर थीटा 90 हो जाए मींस दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 हो जाए अकॉर्डिंग टू दिस, जब 0 पुट करोगे तो ए भी आ जाएगा, जब 180 पुट करेंगे तो माइनस सी भी आ जाएगा,
जब थीटा 90 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 होगा। तो इस केस में a डॉट b की वैल्यू क्या हो जाती है, जैसे आपकी 0, राइट। तो कभी कभी ये प्रूव करने के लिए भी होता है कि अगर मुझे प्रूव करना है a और b 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो हमेशा a और b का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे आपकी 0। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो हमेशा इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द b वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हमेशा इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, है ना। इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे आपकी 0, राइट। तो ये जस्ट हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। ये डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट स्केलर होगा और a डॉट b का जनरल फॉर्मूला ये है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के अकॉर्डिंग इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उसके आपका चेंज। तो ये आपका हो गया डॉट, राइट। अब एक चीज आती है कि जैसे हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, है ना, आपके पास कुछ यूनिट वेक्टर्स है ना, कि डॉट प्रोडक्ट जैसे आप लिख रहे हो तो आपके पास यहाँ पे कुछ यूनिट वेक्टर्स है ना, कि अभी आपने यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। उसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। लाइक मुझे निकालना है कि व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट आई, है ना। आई और आई का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, तो ऑफ कोर्स 1 हो जाएगा, क्योंकि आप लिखोगे आई डॉट आई का मतलब हो जाएगा एज पर फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, है ना, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू cos थीटा। थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि आई और आई तो सेम डायरेक्शन में होंगे ना, एंगल उसके बीच में कितना हो जाएगा, 0। तो आपको क्या इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया और cos थीटा भी 1 हो गया, अल्टीमेटली ये 1 आ गया। कौन सा ध्यान रखना, आई और आई का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1। यही सिमिलरली ऐसे जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप जो होगा ये भी 1 हो गया। ऐसे आपका के कैप डॉट ऑफ के कैप, है ना, इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा, इसलिए आपके 1, है ना। ये भी जो होगा ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, इसलिए आपके 1, है ना। ये आपका आगे ये सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, 0। और सेम वे अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि आई डॉट जे कितना होगा, है ना, तो आपको से 0 हो जाएगा क्योंकि आप लिखोगे एज पर फॉर्मूला आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री और cos 90 0 होता है, तो अल्टीमेटली ये 0, y डॉट जे, है ना, जे डॉट के इक्वल टू 0 हो जाएगा, या k डॉट आई, है ना, इस सारे की वैल्यू क्या होती है, 0। तो सिंपल सा आ गया कि मेन फॉर्मूले को यूज करके हम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा और जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे उसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जैसे आपके 0, राइट। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि आप डॉट प्रोडक्ट निकालो, है ना, किसी ने आपसे पूछा कि डॉट प्रोडक्ट निकालो 3 आई कैप डॉट ऑफ 4 जे कैप क्या हो, तो ऐसा नहीं कि फिर से आप फॉर्मूला यूज करेंगे, कि फिर से आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ये यूज नहीं करना है। आपको सिंपल से ऐसा करना है कि 3 आई कैप डॉट ऑफ 4 जे कैप निकालना है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाएगा, है ना। और आई डॉट जे की वैल्यू अभी हम जानते हैं कि आई डॉट जे 90 डिग्री पे है तो ये 0 हो जाएगा, तो 12 into 0 0। अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द 3 आई कैप डॉट ऑफ 4 आई कैप, वही चीज है कि 3 into 4 तो 12 हो गया और आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है, उसकी आपकी 1, तो 12 आ गया। तो अगर ना कि ये चीजें अगर आपको पता है तो दोबारा फिर से आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना, 3 into 4 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और आई डॉट जे 0 होता है तो 0 से 0, 3 और 4 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और आई डॉट आई 1 होता है तो यहाँ पे 1, तो मतलब 12 कोई चीज है कि दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं कुछ नंबर आ रहा है, मतलब ये क्वांटिटी कौन सी है कि आपकी स्केल, इससे मैग्नीट्यूड आएगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है ना, इससे क्या आएगा, जैसे कि आपका मैग्नीट्यूड आएगा, इट वोंट बी हैविंग एनी डायरेक्शन, राइट। तो ये आपकी डिटेल्स होती हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या फर्क है इससे, यहाँ कर सकते हैं जैसे ए बी सिंपल लिखना है ना मैं आपके, जैसे ए डॉट बी, ए बी कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, अगर 180 डिग्री होगा तो माइनस ए बी, है ना, क्योंकि cos 180 डिग्री तो नेगेटिव होगा और परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। तो ये थोड़ा सा आसान सी चीज है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। बाद में हम इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन अभी तो सिंपल हम ये निकालना सीख रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। ये थोड़ा सा टिपिकल चीज भाई, यहाँ पे वी टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, भाई जो दो वेक्टर है इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जस्ट जस्ट बोला है कि क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट जो होगा वो वेक्टर है ना, वेरी सिंपल सा। रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट इज वेक्टर, रिजल्ट जो होगा वो वेक्टर होगा, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, है ना, उस डायरेक्शन इज राइट परपेंडिकुलर टू plane containing two vectors, हाँ भाई इसका रिजल्ट एक वेक्टर होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स। जो दो वेक्टर जिस भी प्लेन में होंगे उन दोनों वेक्टर के इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपको परपेंडिकुलर, एंड दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय, एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये आपका है ना, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स, एंड इट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, राइट। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, जस्ट आई विल एक्सप्लेन। तो जब भी आप ए क्रॉस बी लोगे ना, तो हमेशा देखना क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि रिजल्ट जो होगा हमेशा वेक्टर होगा, और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस भी प्लेन में दो वेक्टर्स होंगे जिसका कि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके हमेशा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जस्ट सेम केस हम लेते हैं कि यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, सपोज इस बोर्ड के प्लेन पे देयर इज टू वेक्टर्स, है ना, ए एंड बी, है ना, और इसके बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है, जैसे कि आपका थीटा। देयर इज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला सिंपल सा है कि जब भी आप यहाँ पे एक क्रॉस बी निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा आ जाएगा। और रखना मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका साइन आ जाएगा। और ऑब्वियसली बात है ए क्रॉस बी का जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो यहाँ पे एक एन कैप भी आ जाएगा, है ना। एन कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि इस क्रॉस प्रोडक्ट की क्या होगी, जैसे कि आपकी डायरेक्शन, राइट। ऑब्वियस बात है ये जो डायरेक्शन होगी एन कैप, ये ए और बी की दोनों के परपेंडिकुलर होगी। जिस भी प्लेन में ए और बी है, जैसे ए और बी इस बोर्ड के प्लेन में है, तो जो आपका इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है ना। अगर ए और बी इस प्लेन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट जो एन कैप होगा बोर्ड के क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका परपेंडिकुलर, और इस डायरेक्शन को हम के कैप बोलेंगे। ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जैसे कि आपकी के। तो ये जानना कि परपेंडिकुलर कांसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जिस भी प्लेन में ए एंड बी वेक्टर्स हैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी, मींस डायरेक्शन ऑफ एन कैप, वो हमेशा प्लेन की कैसे हो जाएगा, जैसे कि आपकी परपेंडिकुलर। अब फिर थोड़ा ध्यान दो, परपेंडिकुलर फिर दो डायरेक्शन पॉसिबल है ना, प्लेन से बाहर, प्लेन से अंदर। प्लेन से बाहर के क्या, प्लेन के अंदर माइनस के, है ना। तो उसमें से क्या होगा, उसके लिए हम ये राइट हैंड थंब रूल यूज करें, है ना, कि एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका राइट हैंड थंब रूल। हम बोलते हैं आप अपने राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करो, और अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आप ए के अलाउंग पहले रखिए, और ए से बी की तरफ इसको कर्ल करो फिंगर को, भाई ए क्रॉस बी, भाई ए पहले आया हुआ है बी बाद में आया हुआ है, तो ए की तरफ पहले आपने स्ट्रेच किया और सारे फिंगर को बी की तरफ कर्ल किया, तो जो थंब होगा इसके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ए क्रॉस बी, थंब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो हम ये बोलेंगे कि इस केस में एन कैप जो होगा वो प्लेन से बाहर की तरफ, है ना, प्लेन से बाहर की तरफ, मतलब ये जो डायरेक्शन होगी वो के कैप हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी
इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कि आपका के कैप। इसकी जो डायरेक्शन होगी ये क्या हो जाएगा कि आपकी के कैप हो जाएगी। जस्ट आपने बोला ए क्रॉस बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा आ गया। और जब भी आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो थंब ये बाहर की तरफ आ जाएगा, है ना। और अब बात है कि ये जो डायरेक्शन होगी इस केस में क्या हो जाएगा कि आपकी के कैप। तो सिंपल सा आपने बोला ए क्रॉस बी अगर इस एक्स वाई प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो इस केस में के कैप हो जाएगा। अब बड़ी सरप्राइजिंग चीज होती है कि एक चीज आप ध्यान रखना कि जो ए डॉट बी होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है। आपने पढ़ा था कि जैसे वेक्टर एडिशन की हम बात करेंगे ए प्लस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी प्लस ए, है ना। इसको मैं बोला था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो आपने बोला वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम ए डॉट बी ले लें, है ना, इक्वल टू हो जाएगा बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी कम्यूटेटिव होता है ना। ये भी क्या हो जाएगा देखिए आपका कम्यूटेटिव। तो वेक्टर एडिशन एंड डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। अब ए डॉट बी भी ए बी cos थीटा होगा, बी डॉट ए भी cos थीटा होगा, डायरेक्शन तो कोई होती नहीं है। लेकिन जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता, है ना। क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाला तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन आपकी बाहर की तरफ आती है। अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं तो बी की तरफ पहले स्ट्रेच करूंगा और उससे ए को टर्न करूंगा तो थंब अंदर की तरफ आएगा। तो मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, है ना। तो सिंपल साहब यहाँ पे लिखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ए क्रॉस बी होता है दिस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, दिस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। मतलब वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दिस इज नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव। भाई ये कम्यूटेटिव नहीं होगा बल्कि ये कैसा हो जाएगा कि आपका नॉन कम्यूटेटिव, है ना। जैसे आपने यहाँ पे निकाला कि ए क्रॉस बी की वैल्यू तो ये है, अगर मैं यहाँ से बी क्रॉस ए निकालूं बाकी सारी चीजें तो सेम रहेगी। मॉड ऑफ ए यहाँ पे जाएगा मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा भी सेम है। ये जो डायरेक्शन होगी वो माइनस टेक है क्योंकि पहले ए आया है तो ए क्रॉस बी बाहर आएगा, जो बी क्रॉस ए होगा वो क्या हो जाएगा कि आपका माइनस, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इस केस में यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये नॉन कम्यूटेटिव है। एक्चुअली में दोनों इक्वल नहीं है बल्कि जो ए क्रॉस बी होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस बी क्रॉस ए होगी। ये आपका इंपॉर्टेंट है ना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जस्ट क्या होंगे उसके आपके अपोजिट होंगे। तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि आपका नॉन कम्यूटेटिव, है ना। इसमें कोई चीज है कि जैसे दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो अभी आपने बोला है कि ए वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, है ना। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल है, अगर दो वेक्टर हम यहाँ पे पैरेलल या एंटी पैरेलल लेते हैं तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है ये ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, या ए इज एंटी पैरेलल टू द बी, है ना। ए इज एंटी पैरेलल टू द बी वेक्टर। वापस बात है इस केस में थीटा 0 हो जाएगा और इस केस में थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फिर आपको पता है कि अगर यहाँ पे थीटा 0 रखो या 180 रखो ए क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा। जस्ट हम बोलेंगे कि अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है दोनों केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू 0, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। और 0 ये स्केलर नहीं होगा, इसी को तो हम बोलते हैं नल वेक्टर। भाई ए अगर वेक्टर है बी वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट फिर भी 0 भी आ रहा है तो भी वो वेक्टर ही होगा। यहाँ पे दोनों केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। वही चीज है वेक्टर को परपेंडिकुलर अगर प्रूफ 0 होना चाहिए और वेक्टर को पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रूफ करना है तो उस केस में हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अगर वो पैरेलल है एंटी पैरेलल है तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी हो सकती है आपकी 0। ये जो चीज होती है वो क्रॉस प्रोडक्ट। और मेन चीज राइट हैंड थंब रूल कि भाई ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की बाहर थंब, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो बी से ए की तरफ अंदर की तरफ माइनस की, तो इससे हम क्या निकालते हैं इसकी डायरेक्शन।
हाँ होमवर्क बताऊंगा बेटा, मैं होमवर्क बताऊंगा मैं, है ना, सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट वरी, है ना, ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, है ना, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, है ना। वो कब किस टाइम पे क्या चीज एक्सप्लेन करना तो इज इंपॉर्टेंट थिंग, तो जब भी उसका यूज होगा देन आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, कोई भी चीज आपकी अनआंसर्ड नहीं रहेगी, ऑल थिंग विल बी एक्सप्लेन, है ना, अनआंसर्ड नहीं रहेगी उसको बताएंगे, ठीक है, तो आप आ जाएगा इस तरह से। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात की, भाई ए क्रॉस बी, है ना, भाई ए क्रॉस बी से इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, तो ए क्रॉस बी हम बाहर आ रहा है तो ठीक है, आ गया, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, और जब हम बी क्रॉस लेंगे तो थंब अंदर की तरफ आएगा, मींस क्या हो गया, ये माइनस के क्या है, इस केस में मैंने बोला है कि परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री है, अगर पैरेलल है, पैरेलल का मतलब दो वेक्टर ऐसे हो गए तो एंगल इसके बीच में 0 डिग्री हो गया, और एंटी पैरेलल का मतलब एक अपोजिट, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ये आपका पैरेलल हो गया, ये कौन सा हो गया एंटी पैरेलल, पैरेलल या एंटी पैरेलल है उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है जी, है ना, उसी को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर या वी कॉल इट एज ए नल वेक्टर, उस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ये आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट की, कभी क्या आता है वही चीज कि आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखोगे आई कैप जे कैप इस सब चीजों, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि जैसे अभी आपने पढ़ा था कि आई डॉट आई 0 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, अगर हम आई क्रॉस आई निकालें, आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा ना, ये पैरेलल लिखा है, जस्ट ये फॉर्मूला लिखोगे, आई क्रॉस आई के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर दोगे, तो आई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जैसे आपका 1, इस आई का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, और यहाँ पे साइन 0 है इनटू एन, क्या ये 0 हो गया, और दो सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो 1 होता है, लेकिन आई और आई का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0, क्योंकि ये पैरेलल है ना, ऐसे ही आपका जे कैप क्रॉस ऑफ जे कैप ये भी आपका 0 हो जाएगा, ऐसी के कैप क्रॉस ऑफ के, है ना, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये सारे आपके 0 हो गए, है ना, जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो हम निकाल लेंगे, जैसे आई क्रॉस आई तो 0 है, सारे 0 है, अगर मैं यहाँ पे निकालूं व्हाट इज द आई क्रॉस जे, तो ये 0 नहीं होगा, आप लिखोगे यहाँ पे आई का मैग्नीट्यूड इनटू जे का मैग्नीट्यूड इनटू यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री इनटू सम डायरेक्शन एन कैप, है ना, एन कैप यूज फॉर द जनरल डायरेक्शन, तो यहाँ पे आई क्रॉस जे की वैल्यू ही आ गई, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, साइन 90 भी 1 हो गया, कुछ डायरेक्शन बच गई, ये आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होती है, तो हम राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे, आप यहाँ पे वेक्टर प्लॉट कर लो कि भाई ये जो है वो आई कैप है ना, और ये आपका है जे कैप, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जब आप यहाँ पे आई क्रॉस जे निकालोगे तो थंब बाहर आ जाएगा, तो मतलब आई क्रॉस जे, बाकी चीज तो 1 हो चुकी है, सिर्फ डायरेक्शन ही है, तो आई क्रॉस जे के कैप है, आई क्रॉस जे इस के कैप, लेकिन आपको आई क्रॉस जे अगर के कैप है तो जे क्रॉस आई के कैप नहीं होगा, ये आपका माइनस के कैप, आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ बाहर आ रहा है, जब जे और क्रॉस आई लेंगे तो अंदर की तरफ से जाएंगे, आई क्रॉस जे अगर के कैप है तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, कि आपका माइनस, सिमिलरली आई क्रॉस जे के कैप है, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, अगर मैं यहाँ पे जे क्रॉस के निकालूं तो ये आपका आई कैप हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे के क्रॉस जे निकालूं तो ये आपका माइनस आई कैप है ना, ऐसे अगर मैं यहाँ पे निकालूं व्हाट इज द के क्रॉस आई, वो जे कैप हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे आई क्रॉस के निकालूं तो इसकी वैल्यू माइनस जे कैप है, तो ये हम जानते हैं कि भाई आई क्रॉस जे जो होगा वो के कैप होगा, जे क्रॉस के आई कैप हो जाएगा, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, कोई बात है कि जिस भी प्लेन में दो वेक्टर्स हैं उसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होगी क्रॉस, तो अगर के और आई है तो दोनों के परपेंडिकुलर जे कैप ही तो होगा, जे और के हैं तो दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, आई कैप होगा, तो ये चीज हम जानते हैं कि आई क्रॉस जे राइट हैंड थंब रूल से के कैप होता है, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, और ये चीज, इसी चीज को थोड़ा सा मेमोराइज करने की हम सिंप्लीफाई करें, ऐसे थोड़ा सा मेमोराइज करना मुश्किल है, तो मेमोराइज करने के लिए जस्ट हम यहाँ पे एक साइकिल बना लेंगे, ये सारी चीजों को
मेमोराइज करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे इस तरह से भाई डॉट प्रोडक्ट में तो कुछ ऐसा है नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऐसा साइकिल मानते हैं, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप। तो जब मैं आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो के कैप आ जाएगा, जब मैं जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा तो आई कैप हो जाएगा, और जब मैं के और क्रॉस आई लूंगा तो वो जे कैप हो जाएगा। वही बात है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप हो जाएगा। तो जब हम एरो की डायरेक्शन में जाएंगे तो सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, एरो के अपोजिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। भाई आई क्रॉस जे एरो के लॉन्ग है तो के कैप हो गया, जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो गया, आई क्रॉस के माइनस जे कैप हो गया। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो के लॉन्ग जाएंगे तो जो रिलेटिव टर्म्स होंगे वो पॉजिटिव, और जब अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा, वैसे कि आपका नेगेटिव। तो बहुत सारे केस में डायरेक्शन के लिए जस्ट हम राइट हैंड थंब रूल को यूज नहीं करते, है ना, वैसे तो क्लियर है, आई क्रॉस जे के कैप हो गया, जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो गया। तो थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, है ना, सिंपल सा आपका आ जाएगा कि जे क्रॉस के इज आई कैप, जब अपोजिट जाएंगे तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। तो इसको यूज करके दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन, राइट। तो डायरेक्शन निकालने के लिए वी यूज दिस कांसेप्ट, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका गैस है, हम इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि आपका डिफाइन, हम इसको आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना कि जैसे मुझे अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ व्हाट इज द 3 आई कैप क्रॉस ऑफ 4 आई कैप, है ना, वो 3 into 4 तो 12 हो जाएगा, सिंपल है ना, कि मैग्नीट्यूड को तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। आई क्रॉस आई, अभी आपको पता है आई क्रॉस आई क्या होता है, जैसे आपका जीरो होता है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जो टर्म हो जाएगा वो जीरो है ना, इसी को हम बोलते हैं नल वेक्टर। जो होती है वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है ना, जस्ट हम उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होगा। तो इवन इफ वो जीरो आ रहा है लेकिन उसको हम वेक्टर ही शो करेंगे, तो इस वेक्टर जो होता है वैसे इसकी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा और डायरेक्शन इसकी क्या होती है, जैसे कि आपकी आर्बिट्रेरी होती है, कोई स्पेसिफाइड नहीं होता है। तो आपने 3 आई कैप क्रॉस और 4 आई कैप निकाल लिया तो जीरो आ गया। ऐसे अगर मैं यहाँ पे निकालूं व्हाट इज द 3 आई कैप क्रॉस ऑफ 4 जे कैप, तो आपको पता है 3 into 4 तो 12 हो जाएगा, और आई क्रॉस जे में यहाँ से देखो भाई, इसको तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो, बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करना है, पता रखना एक बार फॉर्मूला यूज करके ये सारी चीजें हम ला चुके हैं, चाहे क्रॉस आई जीरो होता है दोबारा फॉर्मूला यूज नहीं करना है ना, आई क्रॉस जे के कैप होता है दोबारा आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जस्ट सिंपल ऐसे ही कर दोगे। तो भाई ये 12 हो गया, आई क्रॉस आई जीरो, तो 3 into 4 12 हो गया, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, जैसे कि आपने के कैप, दोनों वेक्टर हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर जो कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जैसे कि आपके प्लेन के परपेंडिकुलर। So this way we find out the cross product.
क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह से क्या करते हैं, फाइंड आउट। एन कैप बेटा कोई भी डायरेक्शन है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, है ना भाई। जो एन कैप में यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, है ना। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। तो एन कैप किसी केस में के कैप हो सकता है, किसी केस में एन कैप आई कैप हो सकता है, किसी केस में एन कैप जे कैप हो सकता है। तो जस्ट ये यूनिट वेक्टर का एक जनरल टर्म, जैसे आई जे के आई कैप जे कैप के कैप है ना, किसी को जनरलाइज करने के लिए हम एन कैप, ये भी एक यूनिट वेक्टर है जिससे कि मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, सिर्फ ये डायरेक्शन को शो करता है। एन कैप इज द सिंबल फॉर द यूनिट वेक्टर। So this way we find out the dot product and cross product। जस्ट मैं इसको इस तरह सिंबलाइज, मैं जस्ट इसमें एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, है ना। जैसे कि जस्ट वो एग्जांपल कुछ नहीं है, जस्ट मुझे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आपको, देन आई विल गिव यू द नंबर। जैसे मुझे निकालना है कि कोई वेक्टर ए है, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज सपोज 3i कैप प्लस 4j, है ना। और कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, ये आपका है 4i कैप प्लस 3j कैप, दो वेक्टर आपको दिए होंगे, है ना। दिस आर द टू वेक्टर्स 3i कैप प्लस 4j कैप, 4i कैप प्लस क्या हो गया सर आपका 3j। मुझे निकालना है इस केस में व्हाट इज द a डॉट b, है ना। आपको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आपको समझना है कि मुझे निकालना है दोनों वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैं ऐसा नहीं कि फिर से फॉर्मूला वगैरह यूज करूंगा, कुछ नहीं यूज करूंगा मैं इसमें। मैं क्या करूंगा, a की जगह पे लिख दूंगा ऐसे 3i कैप प्लस 4j कैप। सॉरी ये ऑफ हो गया था, हाँ अब सही है ना। कई बार चैट में रह जाता है, वो चैट में एक्चुअली जब चले जाते हैं ना तो ये फिर शो नहीं करता। अब आ गया आपको, है ना। जस्ट लिख लो वैसे, जैसे ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए डॉट बी। तो ऐसे नहीं कि फिर से आपको फॉर्मूला को यूज करना है, जस्ट आप लिख दो ए की जगह पे ए लिख दिया, डॉट करके आपने यहाँ पे बी लिख दिया, 4i कैप प्लस 3j। आप इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पे आ जाएगा 3i डॉट 3i कैप, है ना। 3i को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 4, है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस आपका हो गया 3i डॉट ऑफ 3j, प्लस आपका हो गया 4j कैप डॉट ऑफ 4i कैप, प्लस आपका हो गया 4j कैप डॉट ऑफ 3j। जस्ट आपको ऐसे करना है, फिर से कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बल्कि ए की जगह पे ए लिख दिया, बी की जगह पे बी लिख दिया, सबको एक दूसरे से डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आपको पता है कि 3 इंटू 4 तो 12 हो जाएगा, और आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 12 आ गया, प्लस आई डॉट जे 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ऐसे ही जे डॉट आई भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। और यहाँ पे 4 इंटू 3 12 हो गया, और जे डॉट जे 1 हो गया, ये 12 आ गया। तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आ गया 20, है। तो हम ध्यान रखना कि इस तरह से वेक्टर जब भी आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिए हों, तो आपको दोबारा से वो ए बी कॉस का वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है तो सिंपल सा मैं ए की जगह पे ए को लिख दूंगा, और बी की जगह पे बी को लिख दूंगा, और सबका इंडिविजुअली डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। ये सबको ब्रैकेट ओपन करूंगा, आई डॉट आई अगर 1 है तो यहाँ 12 आ गया, ये टर्म तो पूरा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे हमेशा 0 होता है। ये वाला टर्म भी क्या हो गया 0 हो गया, और जे डॉट जे 1 हो गया, तो ये भी 12 हो गया। आंसर कितना आ गया 24। ये दोनों वेक्टर हैं, इसका रिजल्ट क्या आ गया, सिर्फ नंबर है, इसमें कोई आई कैप जे कैप नहीं। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि आपने इन दोनों का क्या निकाला, जैसे कि आपका डॉट। ऐसे ही इन दोनों का अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कि अगर इन दोनों वेक्टर का मुझे क्या निकालना है, जैसे कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का, इफ आई विश टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपका ए वेक्टर हो गया, दैट इज द 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये आपका बी वेक्टर, दैट इज द 4i कैप प्लस 3j कैप। तो अगर मुझे ये निकालना है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, सेम वैसे ही करेंगे।
फिर से हम वो ए बी साइन का वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे क्रॉस ऑफ 4 आई कैप प्लस 3 जे, है ना। जस्ट आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो फिर से आप ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे आ गया 3 आई कैप क्रॉस ऑफ 4 आई प्लस आपका आ गया 3 आई कैप क्रॉस ऑफ 3 जे, यहाँ पे आ जाएगा 4 जे कैप क्रॉस ऑफ 4 आई कैप, यहाँ पे आ जाएगा देखिए आपका 4 जे कैप क्रॉस ऑफ 3 जे, है ना। तो जस्ट आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब आप देखो कि ये वाला टर्म तो जीरो हो गया ना, क्योंकि आई क्रॉस आई जीरो होता है। आई और आई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है देखिए आपका जीरो। 3 इंटू 3 9 हो गया, है ना। और आई क्रॉस जे हम जानते हैं, ये साइकिल निकालेंगे आई जे के, तो आई क्रॉस जे जो होता है वो के कैप होता है। यहाँ पे के कैप आ गया, है। यहाँ पे क्या आ गया देखिए आपका के कैप, यानी यहाँ पे जे क्रॉस आई, तो 4 इंटू 4 तो 16 हो गया, है ना। एंड जे क्रॉस आई, तो आई क्रॉस जे तो के कैप होता है, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के कैप। यहाँ पे आप 16 इंटू माइनस के कैप, है ना भाई। आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा देखिए आपका माइनस के, और अब से बात है जे क्रॉस जे तो जीरो, ये भी टर्म क्या हो गया जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ से आंसर आ गया आपको, ये आपका आ जाएगा -70, है ना। अब इस बात है ये देखो कि ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है और रिजल्ट भी वेक्टर आ रहा है कि अगर ये दोनों एक्स आई आई जे प्लेन में है तो जो भी रिजल्ट होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस। तो वही चीज एन कैप होती है, एन कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा। एन कैप एक जनरल डायरेक्शन की हम क्या करते हैं यूज करते हैं, राइट। ये ध्यान रखना कि इस तरह से हम दो वेक्टर का सिंपल दो वेक्टर जो कि प्लेन में है इसका क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। This is the method for finding out the dot product. This is the method for finding out the cross product. हाँ 24 सही है ना। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, तो जस्ट मैं डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ये आप इसका आंसर नहीं दो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला कि ए डॉट डी है 24 आ गया। ऐसे मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाला तो ब्रैकेट ओपन किया, इंडिविजुअल सारे परफॉर्म कर दिए, तो जो जीरो थे वो जीरो हो गए, है ना। आई क्रॉस जे जो होता है वो के कैप और 4 इंटू 4, है ना 16 हो गया आपका, और जे क्रॉस आई माइनस के कैप, माइनस के कैप आ गया, ये आपका -70, ठीक है। अब एक चीज और पूछी जाती है आपसे कि ये आपने डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट तो निकाल लिया कि भाई इस केस में अगर ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, ये आपने निकाल लिया है कि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी 20, है ना। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, ये आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है। ये आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी किसी एंगल पे होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं दोनों का डायग्राम प्लॉट करूं तो ए वेक्टर मेरा ऐसा हो जाएगा, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 3 यूनिट, ये 3 हो गया, और वाई कंपोनेंट 4 यूनिट, जो आपका ए वेक्टर होगा वो आपका इस तरह से आ जाएगा, दिस द ए वेक्टर, है ना। ऐसे मैं बी वेक्टर लिखूंगा तो बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है 4 है और वाई कंपोनेंट आपका 3, जो बी वेक्टर होगा वो आपका डायग्राम वाइज ऐसा हो जाएगा, दिस इज द बी वेक्टर। ग्राफिकली हम प्लॉट कर सकते हैं ना, ए वेक्टर के एक्स वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, इसका कंपोनेंट दिया हुआ तो हम ग्राफिकली आ गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच का ये एंगल थीटा होगा, हम तो थीटा निकालने के लिए हम कभी कभार डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम किसके लिए यूज कर लेते हैं थीटा निकालने के लिए। आपको पता है जो अभी आपने पढ़ा है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा, और इसमें थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन द ए एंड बी, भाई जो इसमें थीटा होगा दिस इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी। तो अभी आपने निकाल लिया कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 24 है, 24 इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट 5। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सेम इंटू 5 इंटू कॉस थीटा, है ना। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लें और ये अगर आ गया और इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे पुट कर दें तो फॉर्मूले से एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी एंगल होगा उसके cos थीटा की वैल्यू 24/25 है। जो भी इन दोनों के बीच में एंगल है उसका जो cos थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? आपका 24/20। या हम लिख सकते हैं जो थीटा की वैल्यू होगी ये cos इनवर्स 24/25। और हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं, ये तो सिंपल ऐसे ही हो जाएगा जैसे मैंने पहले बताया था। 24 आ गया। हाँ, लेकिन अगर आपसे बोला गया कि बताओ ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा तो फिर हम ये मेन फॉर्मूला यूज करेंगे। ए डॉट बी मुझे पता है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और थीटा दोनों के बीच का एंगल को, तो एंगल निकालने के लिए कई बार हम यूज करेंगे। एंगल की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 24/20। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, सेम वे मैं इससे भी निकाल सकता हूँ। वैसे नहीं कि सिर्फ डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, वो इजी होता है, लेकिन हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने निकाला है कि जो a क्रॉस b की वैल्यू होगी ये आपकी -7 की, है ना। तो अगर मुझे कुछ निकालना है कि a और b के बीच में एंगल कितना होगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे a क्रॉस b का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना, इनटू sin थीटा आ जाए इनटू n क्या है ना। तो चूंकि एंगल में डायरेक्शन का तो मतलब नहीं होता, हम क्या करेंगे ना, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जैसे कि आपका मैग्नीट्यूड, जैसे a क्रॉस b अभी आपने निकाला -7 दिया है, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ a 5 हो जाएगा, a भी 5 हो जाएगा, sin थीटा है ना इनटू कुछ डायरेक्शन आ जाएगी, वही तो क्या है n का। तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड आप ले लो ऐसे, ये माइनस हट जाएगा, k कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा और ये भी यूनिट वेक्टर तो होता है, ये भी कितना हो गया 1 हो गया। तो यहां से sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2। हां, वही चीज एंगल तो सेम ही रहेगा कि भाई जब हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उससे दोनों के बीच का कोसाइन आएगा, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे तो दोनों के बीच का क्या आएगा, कि आपका साइन। तो इससे हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। वही चीज भाई जो ट्रिपलेट बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, ये वेक्टर का एंगल अगर थीटा कोई है ना तो आपका ये आपका 7 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 25। हाँ, तो इस तरह से हम एंगल को क्या कर लेंगे, डिफाइन। लेकिन ये ज्यादा आसान है कि जब भी एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालने को बोला जाए तो आप डॉट प्रोडक्ट यूज करें, उसके चक्कर में आपको ये ऐसा है। तो डॉट प्रोडक्ट को एंगल निकालने के लिए भी हम यूज करते हैं, लिख लो आप। फ्रॉम वेयर डिड द 5 कम्स, वेयर डिड द 5 कम्स, इसका मैग्नीट्यूड निकालो भाई। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्क्वायर करके अंडर रूट करके तो आता है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड ये तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अगर मुझे, है ना, तो कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 5 5 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हम इस तरह से निकालते हैं, स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, इसकी आपका अंडर, है ना, तो इससे आपका एंगल आ जाएगा। है ना, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम इस तरह से यूज क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट, ये तो मैंने जस्ट डेमोंस्ट्रेट किया, ये आपके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नहीं, जस्ट मैंने एक मेथड है सिंपली समझाने, एकदम सिंपल क्वेश्चन से आई विल एक्सप्लेन द प्रूफ। अगर ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, तो डॉट प्रोडक्ट आप निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना, एंगल निकालने के लिए हमने यूज किया, उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेफरेबल है कि एंगल निकालने के लिए ये चीज क्या है, बेसिकली आपकी प्रेफरेबल। अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको बेस्ड ऑन द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो किसी को नहीं भी आ रहा होगा तो इससे आ जाएगा, व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे यू विल गेट एन, एन कैप यूनिट वेक्टर है ना, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा,
है ना, एन कैप का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि एन कैप यूनिट वेक्टर है ना, तो किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे के कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो, माइनस हट गया, सिर्फ 7 आ गया। यहाँ एन कैप जो है वो ये भी यूनिट वेक्टर था, एन कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा 1, बाकी सारी चीजें तो ऐसे, किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 हो। Now I'll explain few questions. So I'll share that questions. आसान से टफ की तरफ आते हैं। नहीं, इसको भी मत करो, don't join with this question. I'll give another question. अभी करेंगे उसको भी। हाँ, ये सॉल्व कर लो। Solve these two questions. Find the angle between these two vectors. First part and second part. What answer you get in both cases? ओ यार मत करो यार ऐसे, फिर मैं हटा दूंगा, क्या होगा उससे। थोड़ा भी मौका नहीं छोड़ते यार आप लोग। अभी कर रहा था। थोड़ी देर भी मौका नहीं छोड़ते आप कुछ भी। जहाँ मौका नहीं मिला अपनी कार्रवाई किया। चलो सॉल्व करो इसे। What is the angle between these two vectors in both cases? हाँ तो मौका छोड़ दिया। कहाँ से आंसर बता रहे हैं? अच्छा, काफी हद तक सही आंसर भेज रहे हो आप। हाँ, 0 डिग्री तो किसी का भी आंसर नहीं है। 0 डिग्री तो किसी का भी आंसर नहीं है। आदित्य गुप्ता आपका आंसर सही है। मेरा 90 डिग्री किसी का भी आंसर नहीं है। सही है, सही सही, सही आंसर बता रहा हूँ। सबका मैंने रीड कर लिया। हाँ सही। यथार्थ सबका आंसर सही है। सब पार्ट में वेक्टर तो है ही।
आपको एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स बताना है ना, एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। ठीक, ट्राई कर दो आप। काफी हद तक सही आंसर है आपके। देखो फर्स्ट का आंसर 90 नहीं है बेटा, फर्स्ट का आंसर 90 नहीं आ रहा है। देखो दो आंसर आ रहे हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर है 60 डिग्री और दूसरा जो आंसर है वो 30 डिग्री है। लेट मी चेक, है ना, कि पहले का आंसर जो है सबने आंसर सही दिया, बहुत आंसर आ गया। अब मैं बता देता हूँ आपको, है ना, सही आंसर बता रहे हैं सर, ठीक है ना, काफी आंसर आ गए। ठीक है चलो, तो इस क्वेश्चन में जस्ट ही पूछा गया था कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द आई कैप प्लस जे कैप एंड जे कैप प्लस के कैप, है ना। तो अभी एंगल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा कि एंगल हम इससे निकालते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। इससे हम एंगल कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ए डॉट बी इसका निकाल लेते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं निकाल लूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए डॉट बी, उसके इस फॉर्मूले से कोरिलेशन। आप यहां पे लिखोगे आई कैप प्लस जे कैप डॉट ऑफ जे कैप प्लस के। तो आपको अगर बाकी सारे तो जीरो हो जाएंगे, जे डॉट जे ही तो बच जाएगा। ए डॉट बी इस केस में 1 है ना, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो गई कि आपकी 1 है ना, क्योंकि आई डॉट जो जे डॉट जे है वही 1 होगा, बाकी सारे तो जीरो हो जाएंगे ना। ए डॉट भी 1 हो गया। फिर हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज रूट 2। ऐसे सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा, रूट 2। तो आपने ए डॉट बी निकाल लिया, 1 आ गया, ए का मैग्नीट्यूड भी रूट 2 आ गया, बी का मैग्नीट्यूड भी रूट 2 आ गया। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, तो ये आपका 1 हो गया, यहाँ पे आपका आ गया रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, कॉस थीटा अगर हाफ आ गया तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। 60 डिग्री आंसर आ गया फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, इसलिए आपका 60 डिग्री। सिमिलरली हम सेकंड केस में निकालेंगे, सिमिलरली हम किसमें निकालेंगे, सेकंड केस। हम यहाँ पे निकालेंगे व्हाट इज ए डॉट बी, है ना। ए डॉट बी में आपको पता है सेम ही तो मल्टीप्लाई होकर 1 होते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 रूट, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये भी 15। बाकी तो सारे जीरो हो जाते हैं ना, सेम आई डॉट आई 1 होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करती है आगे, जे डॉट जे भी 1 होता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई करती है। ए डॉट बी की वैल्यू जो आ गई वो 30 रूट थे। फिर ए का मैग्नीट्यूड आप निकालो, ए का मैग्नीट्यूड जो होगा अंडर रूट ऑफ 9 3 स्क्वायर प्लस 27, हाँ यहाँ पे कितना हो गया, इसलिए आपका ये आपका आ गया 27, ये आपका 6 आ गया, हाँ। और ऐसे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बी का मैग्नीट्यूड भी आपका आ गया 75 प्लस 25, ये आपका 10 आ गया। तो सब कुछ आ गया, ए डॉट बी 30 रूट 3 है, ए का मैग्नीट्यूड 6 है, बी का मैग्नीट्यूड 10 है। तो आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, है ना। फॉर्मूला आपका वही वाला फॉर्मूला कि cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर डिवाइड बाय इस मैग्नीट्यूड, है ना।
ए डॉट बी की वैल्यू जो आपकी आ गई है दैट इज 30 रुपीज और ये आपका 6 इंटू 10 है ना। तो यहाँ से आप देखो कितना आपका आंसर, जिससे आपका कॉस्ट थीटा की वैल्यू हो गई, कॉस्ट थीटा की वैल्यू √3/2 नेक्स्ट थीटा कितना हो गया 50। तो आपके ये दोनों आंसर सही थे। फर्स्ट केस का आंसर 60 डिग्री था, सेकंड केस का आंसर जो था वो 30 डिग्री है ना। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका ए डॉट बी आ जाएगा ना, आई डॉट आई 1 होता है। अभी तो मैंने बताया कि आई डॉट जे वाला तो 0 हो जाएगा, आई डॉट जे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आई डॉट आई 1 होता है ना, तो सिंपल ये दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, ये 50 आ, जे डॉट जे 1 होता है तो 50 आ गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो सिंपल हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज है ना, मतलब डायरेक्ट कर लो, पहली बार समझाने के लिए होता है कि इस लूप को आप मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज आपको होता है आई डॉट जे 0 हो जाएगा, उसको लेने की जरूरत ही नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, तो सिंपल यही तो 1 होंगे, आई डॉट आई 1 ये इतना आ गया, जे डॉट जे 1 ये दोनों इतने आ गए। और फिर उसका हम क्या निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, बिल्कुल आपका जो आंसर होगा वो 60 एंड 30 डिग्री, सही आंसर काफी लोगों ने बताया, अराउंड 21 आंसर्स आई हैव गॉट, है ना, ऑलमोस्ट सही है सारे आंसर, है ना। तो इस तरह से वी कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बाय द यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, ये हम इस तरह से use ठीक है, ये हम इस तरह से this way we can find out the angle between the vectors, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। चलो एक इस क्वेश्चन को करते हैं, हाँ ये सही है, हाँ प्रोडक्ट इन द 3 कंपोनेंट में हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन दिया उसी का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने दे दिया है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। यू नो पार्ट सीक्वेंस में सॉल्व करना है, पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट फिर थर्ड पार्ट। अब ये आई कैप जे कैप के कैप हो गया ना, तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बाकी जो 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के। आदित्य गुप्ता सही आंसर है आपका, फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है।
ठीक है, अगर आपके भी आंसर सही है, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 8√3 आ जाएगा। आई होप सेकंड पार्ट का भी आंसर सही है आपका। बस एक चीज थोड़ी सी मिसिंग है इसमें, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आपका सही आंसर है। काफी आंसर आ गए हैं। हाँ सही है, सही है, सही है आदित्य, आपका भी आंसर सही है। ठीक है, सही आंसर है, तो पढ़ना आपका। ठीक है बेटा, आयुष गुर्जर भी सही है, आयशा का भी सही आंसर है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इससे आपको सीखना है, इस क्वेश्चन से काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। अब आपको सबको इस क्वेश्चन से सीखना है ना, सबको इस क्वेश्चन से इसका मेन कंसेप्ट सीखना है। तो आप लोग सॉल्व मत करो, जस्ट मेरे को सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अब ध्यान रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अब ध्यान रखना। देखो, कुछ लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया ना क्रॉस प्रोडक्ट, और क्योंकि उनको एक मेथड आता है ना, जिन्होंने बहुत जल्दी जल्दी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया ना, वो एक मेथड जानते हैं। और आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप वो मेथड नहीं जानते। वही मेथड मेरा बताना आपका पर्पस है कि वैसे तो सही है कि इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन इसके डिटरमिनेंट मेथड भी होता है ना। यहाँ पे हम एक डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं, उसको आप ध्यान रखना, उससे बड़ा जल्दी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए। वी यूज द डिटरमिनेंट मेथड, है ना। मैथ्स में पढ़ते हैं। तो देखो, जब भी आपको दो वेक्टर इस फॉर्म में दिए हो, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, सपोज आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है। बी वेक्टर आपको दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के, है ना। तो जब भी आपके दो वेक्टर इस फॉर्म में दिए हो, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर आपका ये, तो अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द ए क्रॉस बी, तो मैं एकदम बेसिक से यूज नहीं करूंगा, उसमें तो क्या है ना कहीं गलती हो जाएगी। मुझे फॉर्मूला पता होता है कि एक्स ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है ना, वो इस तरह से दो बार लगाओ, यहाँ पे आप लिखो आई कैप जे कैप एंड के कैप, है ना। ये मेथड होता है कि हम यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप। आई कैप के नीचे आई वाले कॉफिशिएंट, तो आई का ये ए एक्स है, ये बी एक्स है, यहाँ पे आप लिख दो ए एक्स इंटू बी एक्स। जे के नीचे जे वाले कॉफिशिएंट, ये आपका हो गया ए वाई इंटू बी, और के नीचे के वाले कॉफिशिएंट ए जेड इंटू क्या हो जाएगा सके आपका बी। पहले ऐसा लिख लेते हैं, ये तरीका होता है भाई, इस तरह से दिया हुआ है तो आई कैप जे कैप के कैप लिखा, आई कैप के नीचे दोनों आई कैप के कंपोनेंट्स, जे के नीचे दोनों उसके कंपोनेंट्स, के नीचे इस दोनों उसके कंपोनेंट्स। उसके बाद सिंपल से इसको सिंपलीफाई करके हम लिख देते हैं। इस केस में अगर ऐसा है ना, तो जो ए क्रॉस बी होगा, है यहाँ पे अगर हम ये निकालें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए क्रॉस बी, यहाँ पे अगर मैं निकालूं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले आप लिख दो आई कैप, है ना। अब आई कैप जब लिखोगे ना, तो आई कैप बोला छोड़ दो,
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस, आई कैप जब आप लिख रहे हो तो आई कैप वाले छोड़ दो, बल्कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिख दो, क्योंकि आपको पता है आई कैप जो होता है वो जे एंड के का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो जे और के को मल्टीप्लाई करके ही आई कैप आएगा, तो इसको रखने का तो फायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, ए वाई इंटू बी जेड हो गया, ए वाई इंटू बी जेड माइनस दिस, दैट इज योर बी वाई इंटू ए। तो जब भी हम ऐसा करेंगे आई कैप जब यहाँ पे लिखेंगे तो इसको छोड़ दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया, है ना, यहाँ पे माइनस साइन जे कैप। अब जब जे कैप लोगे तो इसको छोड़ दोगे आप, क्योंकि आपको पता है आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप होगा, तो इसका तो मीनिंगलेस है ना, इसका क्या है आपका यहाँ पे मीनिंगलेस है, तो हम यहाँ पे जे कैप लिखेंगे तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ax इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए, है ना भाई, जे वाला छोड़ दिया, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। अब ध्यान रखना यहाँ माइनस क्यों आया, उसका रीजन है क्योंकि आपको ध्यान दो कि जैसे जे क्रॉस के, तो आई जे क्रॉस के जो होता है वो आई कैप होता है, वो तो पॉजिटिव आ जाएगा, जब आप जे को इससे मल्टीप्लाई करोगे के से तो वो आई कैप होता है ना, लेकिन यहाँ पे अगर हम लिखें ना, जब इसको छोड़ के मैं आई से के को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई और के जो होता है वो जे नहीं होता है, बल्कि वो माइनस जे होता है। यहाँ से आप देख लो कि अगर ये आई कैप है, जे कैप है और ये के कैप है ना, तो अगर मैं यहाँ पे आई और के को क्रॉस प्रोडक्ट लूं, है ना, इस तरह से पॉजिटिव है, अगर मैं आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो माइनस जे कैप है ना, वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसको अगर छोड़ रहे हैं तो आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो चूंकि वो माइनस आएगा इसलिए उस माइनस साइन को बाहर लो, बाकी सारी चीजें सेम। ये जब आई कैप आप लोगे, आई कैप लिखा तो इसको छोड़ के मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, जब जे कैप लिखा तो इसको छोड़ के इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, फिर बाहर माइनस साइन जोड़ दिया, प्लस यहाँ पे के कैप है ना, तो के कैप वाले में के कैप छोड़ दिया और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, यहाँ से आपका हो गया ए एक्स इंटू बी वाई माइनस आपका हो गया बी एक्स इंटू ए। तो ये तरीका होता है, ये जल्दी अलग अलग करने में तो फंस जाते हैं, इससे कभी कोई गलती नहीं, कुछ नहीं है, इसको छोड़ा मल्टीप्लाई करके माइनस, जे कैप लगाया, इसको छोड़ा मल्टीप्लाई करके माइनस, इसको लिया मल्टीप्लाई करके माइनस, तो यहाँ प्लस साइन है, बाहर भी प्लस साइन है, बीच में बस माइनस साइन, तो क्या पता है उस तरह से मैंने बता दिया कि जब आप आई क्रॉस के लोगे तो माइनस जे होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बाहर में एक साइन क्या लगा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम इसी चीज को यूज करेंगे, जैसे मुझे निकालना है कि व्हाट इज द ए क्रॉस बी, मैं जस्ट ऐसे लिख दूंगा ए क्रॉस बी इक्वल टू सेम इसी मेथड में, ये आपका हो गया आई कैप जे कैप एंड के, आई कैप के कोएफिशिएंट 3 एंड 2, जे कैप के कोएफिशिएंट 1 माइनस 2, साइन भी लिखना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ माइनस 2, और के कैप के कोएफिशिएंट 2 एंड 4, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे आई कैप लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस 2 माइनस माइनस 2 इंटू 2 नेक्स्ट माइनस 4 माइनस जे, तो जे कैप लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 4, है ना, प्लस के कैप लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, है ना, और माइनस, तो अल्टीमेटली आपका आ गया ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 आई कैप, सॉरी 8 आई कैप, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8 जे कैप माइनस 8, ये आपका आंसर है। तो ये मेथड आप ध्यान रखना कि अगर ए वेक्टर ऐसे दिया हो, बी वेक्टर ऐसे दिया हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम सिंपल मैथड से नहीं निकालते, बल्कि ऐसे निकालेंगे, तो आपका ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो, ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड आप निकालो, यहां से वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम ऐसे निकाल लेंगे, है ना, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर एंड माइनस 8, तो अल्टीमेटली 8 रूट 3 फर्स्ट पार्ट का आंसर,
फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ जाएगा वो 8 रूट 3 आ जाएगा। तो आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे थे, क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा हुआ, तो आप इस मेथड को थोड़ा सा ध्यान दें। तो मेरे ख्याल से क्लियर है ये, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ सही बात है, अदिति जोशी सही बोल रहे हैं कि या तो हम इसको इन्होंने सही बोला है कि या तो हम इसको बाहर माइनस साइन लगा दें या इसको उल्टा करके लिखें। बात देखिए, या तो हम बाहर माइनस साइन लगा दें या इसको उल्टा करके लिखें। बात देखिए हो रही है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ अगर आप प्लस साइन लगाते हो तो फिर ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे, तो ज्यादा अच्छा ही होता है यही पे बाहर माइनस साइन, क्योंकि कई बार वो ऑर्डर में गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया कि भाई a क्रॉस b की वैल्यू डिटरमिनेंट मेथड से या मैट्रिसेस से आपने निकाल लिया, इसकी वैल्यू u, इसका मैग्नीट्यूड इतना हो। अब ये सेकंड पार्ट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड a यूनिट वेक्टर perpendicular to the both a and b. Find a unit vector perpendicular to the both a and b. अभी आपने पढ़ा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं a क्रॉस b, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? a क्रॉस b की जो डायरेक्शन होती है, a क्रॉस b इज perpendicular to both a vector and b vector, है ना? ये तो होता है कि भाई दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो a और b दोनों के क्या होता है, बेसिकली आपका परपेंडिकुलर। कोई भी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, है ना, वो आपका a वेक्टर एंड b वेक्टर का क्या होता है, बेसिकली आपका क्रॉस प्रोडक्ट। जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब ये जो डायरेक्शन आई है a क्रॉस b, है ना, आपने निकाला a क्रॉस b हो जाएगा 8 i कैप माइनस 8 j कैप माइनस 8 k। ये जो a क्रॉस b आई है ये a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन आपको पता है इसने बोला है कि उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर निकालो। उसको वेक्टर को नहीं निकालना, बल्कि क्या निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर। तो अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें, या आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b, कौन सा है? a क्रॉस b यूनिट वेक्टर थोड़ी है, डायरेक्शन तो सही है, a और b के परपेंडिकुलर है, इसका मैग्नीट्यूड 8 रूट 3 है ना। आपको तो यूनिट वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ये जो वेक्टर फॉर्म में चीज आई है इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यूनिट वेक्टर जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो आपका ये है a क्रॉस b मॉड ऑफ a क्रॉस। इससे मैग्नीट्यूड हम गायब कर देंगे ना भाई, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, आपको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस इज 8 i कैप माइनस 8 j कैप माइनस 8 k बाई 8 रूट। यहाँ से आपका आंसर आ गया i कैप 8 तो कैंसिल ही हो गया, i कैप माइनस j कैप माइनस k बाई रूट। ये एक ऐसे यूनिट वेक्टर है जो कि a और b दोनों के क्या है, आपके परपेंडिकुलर, राइट। लेकिन स्टिल इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग, इस आंसर में कुछ मिसिंग। कैन यू सजेस्ट मी कि वो मिसिंग क्या होगा? है ना, क्या आप मुझे सर्च कर सकते हो कि इस आंसर में अभी भी कुछ मिसिंग? तो मिसिंग क्या होगा? है ना, इस आंसर में बड़ी टेरिबल थिंग मिसिंग है। सर इसको n कैप से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ये सब डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन तो है i कैप प्लस j कैप। इसमें एक आंसर प्लस माइनस, हाँ सही बोला इन्होंने, इसमें जो आंसर है ये आंसर सही है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा a एंड b जो होगा वो ये होगा, इसमें एक साइन आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस। क्यों आएगा प्लस माइनस? क्योंकि सर आगे भी होता है पीछे भी परपेंडिकुलर, ओके आगे पीछे दोनों होता है। a और b के परपेंडिकुलर होता है, b क्रॉस a भी तो होता है। अगर मैं यहाँ पे ले लूं b क्रॉस a,
So this is also perpendicular to the A and B, है ना। और आपको पता है A क्रॉस B और B क्रॉस A में माइनस का रिलेशन होता है ना। जब आप A क्रॉस B लोगे तो प्लस साइन लिया है, A और माइनस B, A क्रॉस B क्रॉस A लेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो आंसर जो होगा प्लस माइनस। तो ये एक ऐसी यूनिट वेक्टर है जो कि A और B दोनों के क्या है आपकी परपेंडिकुलर। बेटा एन कैप कोई अलग चीज नहीं होती, इसी आई कैप जे कैप के कैप जो होता है यही चीज एन कैप डायरेक्शन के लिए ये हम कैसे यूज करते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, है ना। ये आपका आ गया है ना। क्वेश्चन मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी सेंड इन द ग्रुप क्वेश्चन भेज दूंगा इस क्वेश्चन। ये दो पार्ट आ गए, थर्ड पार्ट भी आ जाएगा, है ना। इसने पूछा है ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, साइन एंड कोसाइन, है ना। साइन एंड कोसाइन की वैल्यू क्या होगी हम निकाल सकते हैं। भाई जो साइन एंड कोसाइन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कैलकुलेट करोगे, है ना। एक बार cos से निकाल लो, cos निकालोगे या sin निकालोगे तो cos अपने आप आ जाएगा। अभी आपने पढ़ा है कि अगर मुझे एंगल निकालना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि जो sin थीटा की वैल्यू होगी, जो a क्रॉस b होता है इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू sin थीटा। ये तो हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तो आपने लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड लिख दो 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इनटू sin थीटा। हां वैसे देखो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, और एक बार sin आ गया तो cosine तो अपने आप आएगा, है ना। एक बार sin ऑफ एंगल आ गया तो cosine अपने आप आ जाएगा, तो ट्रायंगल से हम निकाल लेंगे। क्या sin थीटा आ रहा है इसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या रही है, सॉल्व करके इसको देखो। एक रूट को डिवाइडेड बाय समथिंग, डिवाइड कर दो। Sir, it should be 8√3 there. क्या कैसे, मतलब कोई ऐसे ऑड सा आ रहा है। सॉरी 8√3 है, दिस इज 8 a क्रॉस b तो 8√3 है। मैं इसका लिख दो यार, क्योंकि आपसे 4 प्लस 1 सर ये तो इनवैलिड आंसर होगा। क्यों, सर sin थीटा 1 से बड़ा थोड़ी होता है। 1 से बड़ा कहाँ आ रहा है, अब आपने ऐड किया डिनोमिनेटर, वो मैंने डिनोमिनेटर देख लिया था सर। हाँ 1 से ज्यादा कैसे, 4/√14 is equals to sin theta. हाँ रूट 14 आ गया इनटू ये वाला टर्म कितना हो गया 24, 2√3. है ना। तो इसका बिल्कुल कितना होता है 2√3 आ जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई कर दो, ये sin थीटा आ गया, और अगर एक बार sin थीटा आ जाएगा तो cos थीटा भी आ जाएगा।
या कॉस्ट थीटा हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल लेते हैं, है ना, कि भाई कॉस्ट थीटा कैसे निकालेंगे, बेसिकली आपका डॉट प्रोडक्ट से, है ना। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये जस्ट हमने आज पढ़ा कि हाउ टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट एंड कॉस्ट। तो आपके पास दो होमवर्क क्वेश्चन बचते हैं। एक तो होमवर्क मैंने जो दिया था वो दिया था लास्ट संडे को, है ना, निकाल से, और एक मैंने होमवर्क दिया था उसमें जो डाउट क्लास, तो कल दोनों डिस्कस करेंगे। प्लस एक और दे देता हूँ, है ना, एक और क्वेश्चन आज होमवर्क आप ले जाओ, उसको सॉल्व करके मुझे, ठीक है, जस्ट आई विल गिव द वन होमवर्क, उसको आप करिए, है ना। इस सब चीजों को रिवाइज करके आना, कल इसी का फर्दर एप्लीकेशन होगा, है ना। फर्दर इसका क्या होगा, बेसिकली आपका एप्लीकेशन, है ना, ये आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये काफी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ठीक से इसका आंसर बताना मुझे। ये आंसर नोट कर लेंगे, फिर आप बोलोगे नोट नहीं किया हमने। जैसे मैच द कॉलम क्वेश्चन, एक बार आईटी में मैच द कॉलम किया, मैचिंग का क्वेश्चन है ये, एकदम प्रॉपर्ली करना आपसे। अब कल क्लास जब स्टार्ट होगी तो पहले वो तीनों क्वेश्चन होमवर्क के होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, है ना, बाकी कल मिलते हैं। तो बस एक यही क्वेश्चन है। हाँ, ये होमवर्क क्वेश्चन। ऑप्शन तो 4 है और ये 3 है। सर हाँ बोलो। सर आप कल की क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स कराओगे या फिर अगला कुछ टॉपिक देखोगे सर? ये टॉपिक होगा बेटा। ओके सर। अरे इसके न्यूमेरिकल्स तो होंगे, लेकिन ये भी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। इसमें तो जी बहुत सारी सर। चीजें, बहुत सारी चीजें भी बची हुई जी सर। So would you recommend BM Sharma for this? हाँ,
कर सकते हैं सो सेन गेज मैकेनिक्स 1 वाला. हाँ हाँ कर सकते हैं, मैकेनिक्स वाला कर सकते हो, ओके सर. है ना, कर सकते हैं। हाँ, कल की क्लास आओ कर लो, उसके बाद करोगे तो ज्यादा अच्छा है। कल काफी कुछ और पढ़ लेना। थैंक यू सर.